अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है कैसरा हयात का नावल ज़ात का सफ़र, एपिसोड नंबर 10। बरसात शुरू होने में अभी चंद दिन बाकी थे, इसलिए सूरज भी भरपूर तरीके से इन दिनों का फ़ायदा उठा रहा था। यूं आंखें दिखा दिखा कर चमक रहा था कि खुदा की पनाह। मिसेस तौफीक को इत्तेफाक से कहीं जाना पड़ गया और वो भी मौका पाकर बाहर निकल गई। बहुत दिनों के बाद घर से निकली थी, इसलिए गर्मी का भी कोई एहसास ना था। यूं महसूस हो रहा था कि पंछी पिंजरे की कैद से आज़ाद हुआ हो, और वो उतना ही खुश हो रही थी जितना कि आज़ाद पंछी। उसका रुख किस तरफ था उसको खुद मालूम नहीं था। 2 घंटे यूं ही शहर में आवारा घूमने के बाद वो शहर से बाहर आ गई। कहीं सरसब्जो शादाब खेत आने वाहिद की तरह नजर आते तो कहीं टुंड मुंड झाड़ियों नुमा दरख्त, कहीं कदीम बेशुमार जड़ों वाले घने पेड़ तो कहीं दूर दूर खुले मैदान और टीले। कभी कभी कोई बशर उन पर चलता नजर आ जाता। उसकी गाड़ी कहाँ रुकेगी उसे खुद इल्म न था। सूरज की तमाज़त आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और उसकी जर्द पड़ती रोशनी फजा को कदरे अफसुर्दा सी बनाने लगी थी कि एकदम गाड़ी झटके से रुकी। उसने हैरानगी से देखा, ओह, सारा पेट्रोल खत्म हो गया था और उसे पता तक ना चला था। वो गाड़ी बंद करके बाहर निकली, इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। ना कोई बशर कहीं नजर आ रहा था, ना कोई हैवान। ऐसे में पेट्रोल कहाँ से मिले? वो कदरे परेशान थी और इसी परेशानी में वो खेतों में घुस गई। दरमियान में ऊंची नीची पगडंडियां टूटे फूटे मिट्टी के ढेलों से बनी थीं। ये पगडंडियां जरूर कहीं ना कहीं जाती होंगी, और ये सोचकर वो उन पर चलने लगी। हवा के गरम धुंधो तेज झोंके थपेड़ों की मानंद उसके चेहरे से टकराते। कभी मट्टी सी आंखों में पड़ती तो वो आंखें बंद करके चलना शुरू कर देती। दूर कहीं से रहट की आवाज आ रही थी। इसका मतलब है शायद करीब कहीं गांव हो, लेकिन आबादी का दूर दूर तक नामो निशान न था। चलते चलते ऐन खेतों के दरमियान उसे एक वीरान सा खंडर नुमा कमरा नजर आया। एक और खंडर। नादानिस्ता कदम उसकी जानिब उठ गए। चार दीवारी सी बनी थी और दरमियान में एक छोटा सा खस्ता हाल कमरा, जिसकी शिकस्ता दीवारें उसके कदीम होने का पता दे रही थीं। सहन भी कच्चा था, मगर साफ सुथरा, और कोने में बान की एक चारपाई बिछी थी, लेकिन कोई बशर नजर ना आ रहा था। कोने में एक छोटा सा पंप भी लगा था, हैंड पंप। उसने पंप से मुंह हाथ धोया। काफी देर पंप से पानी निकलने का अमल उसे मुतासिर करता रहा। फिर उठकर चारपाई पर बैठ गई। इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, कुछ भी न था। वो उठकर कमरे की तरफ गई। उसका छोटा सा दरवाजा था जो बंद था। उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अंदर एक कब्र पर वो सीधा सी चादर और चंद सूखे फूल पड़े थे, जिनमें कोई महक बाकी न थी और ना ही कोई शगुफ्तगी। कोने में मिट्टी का एक दिया जिसमें तेल ना होने के बराबर था, और साथ ही एक डिबिया पड़ी थी। दीवारों पर कहीं कहीं मोटे सफेद कागजों को कूट कर उन पर चंद आयतें लिखी हुई थीं। अजीब सी खामोशी छाई थी, जो ना डस रही थी ना हैरान कर रही थी। वो वहां बिल्कुल तन्हा थी। उसने कब्र के गिर्द चक्कर लगाया और आहिस्ता आहिस्ता उस पर हाथ फेरने लगी। उसकी नजर एकदम छत की तरफ उठी। वहां उसकी छत भी है और दरवाजा भी।
اس کا مطلب ہے یہ مکمل ہے، اس کا وجود ہے۔ تکمیل کا احساس اسے اندر ہی اندر اچھا لگنے لگا۔ وہ وہیں کونے میں بیٹھ گئی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، لیکن وہ بے خوفی سے وہیں کونے میں بیٹھی تھی۔ دربار پر جانے سے جو اس میں شور اور تلاطم تھا اور کبھی کبھار سکون کی لہر اندر دوڑتی تھی، اب یہاں پر مکمل سکون ہی سکون تھا۔ نہ کوئی گھبراہٹ تھی، نہ کوئی اضطراب، نہ بے چینی، نہ بے قراری۔ ایسا سکون تھا جیسے طوفان کے بعد لہریں آہستہ آہستہ ہچکولے کھاتی ہیں، اور یوں جیسے کبھی وہ طوفان سے آشنا ہی نہ ہوئی ہو۔ اس کو بھی عجیب سی مسرت تھی، کیسی اسے خود معلوم نہ تھا، وہ صرف محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور سفید کپڑوں میں ملبوس دو بزرگ اندر داخل ہوئے۔ ایک کی 2-3 انچ سفید داڑھی تھی اور چھوٹے چھوٹے سفید بال، چہرہ ایسا نورانی کہ آنکھیں اس کی چکا چوند سے تیرہ ہو رہی تھیں۔ دوسرے کے چہرے پر سنہری فریم کی اینک تھی اور وہ چہرے سے پڑھا لکھا مہذب انسان لگ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی کہ آہٹ کی آواز سن کر اس نے سر اٹھا کر دونوں کی جانب دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی۔ آ آفریدی صاحب! اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ آفریدی صاحب کے چہرے پر ہلکا سا تبسم پھیلا۔ نہیں، عبد الرحمن، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ قدرے روحانسی ہو کر بولی۔ یہیں تھا، لیکن دوسرے بزرگ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے مزید کچھ کہنے کو روک دیا۔ تمہیں انتظار کرنا پڑا، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ ہمیں معلوم تھا کہ تم آ گئی ہو۔ بزرگ بولے۔ کیسے؟ وہ حیرت سے بولی۔ صاحب، کھانا لائیے، بچی بھوکی ہے، بزرگ نے فریدی صاحب سے کہا، اور وہ اٹھ کر باہر سے ایک خشک روٹی اور سالن لائے۔ انہوں نے اس کے آگے وہ کھانا رکھ دیا۔ کھاؤ، بزرگ نے اشارہ کیا۔ مجھے بھوک نہیں، وہ کھانے کی طرف دیکھ کر بولی۔ تمہیں بھوک بھی ہے اور اضطراب بھی، ہم جانتے ہیں۔ حق نعمتوں کا ٹھکرانا پسند نہیں کرتا، وہ عطا کرنا جانتا ہے، محروم کرنا اس کو پسند نہیں۔ بزرگ نے انتہائی شفقت و ملائمت سے کہا۔ اسے چاروں ناچار چند ایک نوالے لینے پڑے۔ پوری روٹی ختم کرو، انہوں نے قدرے ناراضگی سے کہا، اور اسے بمشکل کھانا پڑا۔ سوکھی روٹی مشکل سے ہی حلق سے نیچے اتر رہی تھی، اور وہ پانی کے بڑے بڑے گھونٹوں کے ساتھ اسے نیچے اتار رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد فریدی صاحب نے اس کے سامنے سے برتن ہٹائے اور دونوں بزرگ اس کے پاس بیٹھ گئے۔ چند ثانیے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش میں تھی اور وہ کچھ سننے کی۔ نفس کی جس منزل سے تم گزر چکی ہو، اب اس کے بعد تعین بہت ضروری ہے۔ بھٹکنا چھوڑو، اب عمل کی باری ہے، حرکت کی یا پھر آزمائش کی۔ یہ اس سے بھی مشکل مرحلہ ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو، اضطراب ختم ہو جائے گا۔ سوچ کے بعد عمل کا مرحلہ آتا ہے۔ داڑھی والے بزرگ نے اسے سمجھایا۔ کیسے؟ وہ حیرت سے بولی۔ حق، تیاگ اور تپسیا سے۔
मैं समझी नहीं। उसकी आंखें चमकीं। समझ जाओगी। जहाँ कदम पड़ते हैं वहाँ रास्ता पहले बना हुआ होता है। उठते कदमों तले जमीन जरूर होती है। इदराक और शऊर उसकी पहली मंजिल है। लड़खड़ाओगी मगर गिरना नहीं। संभलो। वजदान और शऊर की आंख से देखो। हर मंजर साफ और चमकदार होगा। बुजुर्ग ने समझाया। लेकिन कैसे? सच्चाई सच्चाई होती है, उसमें मिलावट नहीं हो सकती। अगर उसमें हल्की सी भी आमेजिश हो जाए तो वो फटे दूध की मानिंद फैल जाती है। जब दूध में फूट पड़ती है तो फिर उसको यकजा नहीं किया जा सकता। वो हमेशा फुटकियों और जर्रों की सूरत में अलहदा अलहदा, मुंतशिर और मुस्तरब रहता है। वजूद कुछ भी नहीं। हकीकत असल की होती है, रूह की। और रूह सच्चाई चाहती है, बगैर किसी आमेजिश के, बगैर मुनाफिकत और मिलावट के। हक जब उसको तख्लीक करता है तो वो सच्चे मोतियों की तरह साफ साफ, शफाफ, पाक और चमकदार होती है। लेकिन दुनिया में आकर वो अपने मिजाज से लापरवाह हो जाती है। उस पर मकरो फरेब और रिया के पर्दे नमूदार होने लगते हैं। और जब आहिस्ता आहिस्ता पर्दों पर पर्दे चढ़ने लगते हैं तो वो उन गिलाफों में लिपट कर अपनी माहियत खो देती है। इंसान नफ्स का गुलाम बन जाता है। वो अंदर से इतना कमजोर हो जाता है कि हवा के एक झोंके के संग तिनके की तरह उड़ता फिरता है। जितना नफ्स कमजोर होता जाता है, इंसान उतना ही जलील और मुस्तरब होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर हक की तलब बाकी नहीं रहती। इश्क तो क्या, मोहब्बत की इब्तिदा ही खत्म हो जाती है। नफ्स भटक जाता है। इंसान मायूस और बेहौसला होना शुरू हो जाता है। तब रूहें बेताब और तशना हो जाती हैं। तवानाइयाँ, कुव्वतें, इदराक और शऊर खत्म हो जाता है। अजसाम ठीकरे बन जाते हैं और तबीयतें हिज़ियान बकती हैं। दिमाग सोचना छोड़ देते हैं। सोचें मुंतशिर हो जाती हैं। दिल बेकरार हो जाते हैं और फिर इंसान रेत के जर्रे की मानंद हकीर होकर इधर उधर उड़ता फिरता है और फिर सब कुछ बिखर जाता है। बेशक इंसान अपने फितरी तकाज़ों को नज़रअंदाज करके अपने आप पर जुल्म करता है। और हादी फरमाते हैं कि इंसान तारीकी में पैदा किया गया है, मगर हक उसे अपनी तजल्लियात से मुनव्वर करता है। लेकिन जब कोई हकीकत को पाने की सई करता है तो हक कशफ के हुस्न और जमाल को उस पर अयां कर देता है। नफ्स को झुटलाओ, वगरना ये नफ्स नाक्ता रूह तैयबा को मुंतशर करके रख देगा। रूह को सरकशी से बचाओ। ढूंढो खुदा को जो इंसान में है, और इंसान को जो खुदा में है, और जिसकी पहचान उसकी तख्लीक से होती है। नफ्स की जिस मंजिल पर चलकर तुम आई हो, अगली तक एहतियात लाजिम है। घड़ा भरा हो तो कदम आहिस्ता आहिस्ता उठाते हैं, कहीं पानी छलक ना जाए। और सुनो, हिम्मत, हौसला और एतमाद इंसान को बड़े हथियार दिए गए हैं। कुदरत को अपनी तख्लीक पर फख्र होता है जब वो सब कुछ फना कर देता है उसके लिए जिससे इंसान को प्यार होता है। और उसी लम्हे उसे हसन एकदम याद आ गया। इश्क में, या इश्क सब कुछ फना कर देता है। वो आहिस्ता से बोली। वो दोनों एक दूसरे की जानिब देखने लगे और फिर खामोश हो गए। हम चलते हैं। और वो दोनों उठकर बाहर निकल गए। वो वहीं फर्श पर बैठी रही, हैरत, शौक या वारिफ्तगी।
उसे कुछ समझ न आ रहा था। वजूद में एक लहर सी सरायत करती हुई महसूस हुई, जिसमें सुरूर ही सुरूर था। उसने जो कुछ सुना था, उसने इतना असर किया था कि वो खुद हैरान हो रही थी। लहजे में बेहद तरावत, शगुफ्तगी और मिठास थी, और अल्फाज ऐसे थे जैसे हर हर लफ्ज शहद और शीरीनी से निकाला गया हो। जिंदगी में उसने कभी भी किसी को इस तरह बोलते ना सुना था। उसे दुख सा होने लगा कि बाज़ औक़ात इंसान अपने गर्दो-पेश से कितना बेखबर हो जाता है कि उसे अपने इर्द-गिर्द फैली नेमतों और रानाइयों का एहसास तक नहीं होता। उसे यूं लगा जैसे मंजिल का तयन खो गया हो। उसके बेकरार दिल को सुकून सा आने लगा। वो मुसलसल उन्हीं के बारे में सोचती रही, और न जाने रात के कौन से पहर उसकी आंख लग गई। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। एक औरत आई और उसके आगे चाय का कप रखकर चली गई। चाय पीने के बाद वो बाहर निकली और दूर दूर तक नजर दौड़ाई। एक वीराना सा था। चारों तरफ खामोशी ही खामोशी थी। हल्की हल्की हवा खेतों से लहरा कर गुजरती तो नन्हे नन्हे डंठल झूमने लगते। दरख्तों से छेड़खानी करती तो वो भी मजा ले लेकर फड़फड़ाने लगते। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा था, और उसकी हिद्दत में भी इजाफा हो रहा था। दोपहर हो गई, मगर कोई भी ना आया। फिर एक नौ उम्र लड़का रोटी और साग उसके सामने रखकर जाने लगा। सुनो, मुझे घर जाना है। लड़के ने उसकी तरफ जू मानी नजरों से देखा और बाहर निकल गया। 2 दिन से मिसेस तौफीक का बुरा हाल था। तौफीक साहब को अचानक बैरून मुल्क जाना पड़ गया, और जाती दफा दोनों में खूब गर्मा गर्मी हुई। दोनों ही एक दूसरे को जोहा की इस हालत का जिम्मेदार ठहराते रहे। मैं बाहर से आकर कुछ फैसला करता हूँ, तौफीक साहब बीवी को धमकी देकर गए। मिसेस तौफीक ने हसन को फ़ोन करके बुलाया था। वो भी परेशान हर जगह उसे ढूंढता रहा, मगर कहीं से कोई खबर ना मिल रही थी। और अब हर मिलने वाले का फ़ोन आ रहा था, और वो शर्मिंदा पे शर्मिंदा हो रहे थे। जवान बेटी का घर से यूं अचानक गायब हो जाना न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे माशरे के लिए लम्हे फिक्रिया बन गया था। कोई अज़राह हमदर्दी दबे दबे लफ्ज़ों में उसे मेंटल हॉस्पिटल दाखिल कराने का मशवरा देता, कोई बाहर ले जाने का, कोई शादी का, और कोई झाड़ फूंक का। और मिसेस तौफीक इन मशवरों से तंग आ गई थीं, और उन्होंने फ़ोन अटेंड करना ही छोड़ दिया था। आंटी, थाने में रिपोर्ट दर्ज ना कराऊं? हसन ने मशवरा देना चाहा। नहीं बेटा, तुम अपने अंकल की पोजीशन से तो वाकिफ हो। कल ही खबर अखबार में लग जाएगी, और रही सही इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। वो कदरे तशवीश से बोली। आप ही बताइए मैं क्या करूं? तमाम अस्पताल, दोस्त, क्लब, हर जगह तो उसको तलाश कर चुका हूं। वो दुख और गम से निढाल हो रहा था। शायद उसके इश्क की भी आजमाइश हो रही थी। वो आती है तो मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगी। नहीं आंटी, शायद अब शादी कुछ ना कर सके। वो नाउमीदी से बोला। क्या मतलब? वो चौंकी। वो मेरे सामने रहे यही काफी है। हसन, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर उसको हुआ क्या है। उसका मसला क्या है? क्या वो वाकई तो पागल नहीं हो रही? उन्होंने अपना खदशा जाहिर किया। नहीं आंटी, वो पागल नहीं। उसके साथ कुछ ऐसा है जो हमें समझ नहीं आ रहा। हसन मुतफक्किर लहजे में बोला। अब आए तो मैं
किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाती हूँ। हाँ, मिले तो, हसन बड़बड़ाया। उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बजी। हसन ने फ़ोन उठाया। हसन की माँ उसे डांट रही थी और जल्द घर आने को कह रही थी। आंटी, मम्मी का फ़ोन है, किसी की डेथ हो गई है और शायद मुझे उनको लेकर शहर से बाहर जाना पड़े। ड्राइवर घर पर नहीं, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। वो जल्दी से बोला, तुम भी जा रहे हो? वो आहिस्ता से मगर ताज्जुब से बोली, जैसे बहुत बड़ा सहारा बिछड़ रहा हो। फिक्र नहीं करें, मैं हर हालत में शाम तक लौट आऊंगा। वो घर पहुंचा तो सारी फैमिली किसी शादी में जाने के लिए तैयार खड़ी थी। हसन को गुस्सा सा आने लगा। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, उसकी माँ फट पड़ी। कुछ तुम्हें होश भी है? कहाँ आवारा भटकते फिरते रहते हो? उस पागल लड़की ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, अपने साथ साथ तुम्हें भी दीवाना बना छोड़ा है। अपना हुलिया देखो। मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर तुम क्यों उसके पीछे दीवाने हो रहे हो। क्या है उसमें? एक से बढ़कर एक लड़की है। न जाने तुम्हें क्या हो गया है। बस, अब मैं तुम्हारी शादी करके ही दम लूंगी। नहीं मम्मी, आप ऐसा नहीं कर सकती। मुझे कोई शादी नहीं करनी। वो अफसरदगी से बोला। क्या मतलब? क्या हिमाकत है ये? अपनी तरफ ध्यान से देखो। तुम बच्चे नहीं रहे बल्कि बूढ़े हो रहे हो। चंद साल और गुजर गए तो कोई लड़की भी शादी के लिए रजामंद नहीं होगी। वो गुस्से से बोली। मैंने कहा ना, मुझे शादी नहीं करनी। जरूरी तो नहीं जो मोहब्बत करे वो शादी भी करे। और शादी तो हर मसले का हल नहीं होती। और फिर मैंने जिससे मोहब्बत की है, अगर उससे शादी ना कर सका तो क्या फायदा? मोहब्बत किसी और से और शादी किसी और से। मैं अपनी जात को बांटना नहीं चाहता। अगर वो मुझे ना मिल सकी तो किसी और से मुझे क्या तस्कीन मिलेगी? उसने माँ को समझाना चाहा। ये तो हिमाकत है, दीवानगी है और पागलपन है। उसकी माँ गुस्से से बोली। हाँ शायद, लेकिन जो कुछ भी है मैंने आपको बता दिया है। अब मजीद मुझसे इस सिलसिले में बात ना करें। चलें, गाड़ी में बैठे, मैं आप लोगों को छोड़ कर आता हूँ। ये कहकर वो बाहर निकल गया। सारा रास्ता वो खामोशी से ड्राइविंग करता रहा और साथ साथ मुसलसल स्मोकिंग भी करता रहा। एक लम्हे के लिए भी वो सिगरेट ना छोड़ता। उसकी माँ उसे घूर घूर कर देख रही थी। वो अपने जवां साल बेटे को यूं लम्हा ब लम्हा घुलते ना देख सकती थी। तुम मुझे उस लड़की के घर ले चलो। उनकी आवाज भर्रा गई। किस लड़की के? जिसको तुम चाहते हो? ऐसा मुमकिन नहीं। क्यों? मालूम नहीं। और खामोशी से गाड़ी चलाने लगा। हसन, खुदा के लिए स्मोकिंग कम कर दो। फेंक दो इस सिगरेट को। माँ ने अफसुर्दा होकर कहा। उसने यकटक सिगरेट को देखा और फिर उसे मुट्ठी में मसल दिया। ये तुमने क्या किया? उसकी माँ तड़प उठी। क्या हुआ? उसने ऐसे पूछा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम्हारा हाथ नहीं जला? नहीं तो। और उसकी आंखों में एकदम आंसू आ गए। उसे अपनी चाहत एकदम याद आने लगी, शिद्दत के साथ। वो कहाँ होगी? और उसने आंसुओं को छुपाने के लिए जोर जोर से खांसना शुरू कर दिया। माँ ने मोहब्बत और शफकत से उसकी जानिब देखा और अपना लर्जा बूढ़ा हाथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी पेशानी पर फेरा, जहां पानी के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हो चुके थे। गाड़ी वापस मोड़ो, किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, उसकी माँ ने कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ। और इसी बेख्याली में वो उसकी गाड़ी के पास से गुजरा, मगर कोई तवज्जो न दी।
ان لوگوں کو وہاں چھوڑ کر جب واپسی کے لیے مڑا تو شام کے سائے آہستہ آہستہ گہرے ہو رہے تھے۔